नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आमतौर पे, सामान्य तौर पे अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिणपंथी राजनीतिक दल, हिंदूवादी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या फिर धर्म के आधार पर बने हुए राजनीतिक दल, अकाली दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये दक्षिणपंथी दल है। और मध्य मार्गी राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे मध्य मार्ग की राजनीति करने वाले दल हैं देश के अंदर, और वामपंथी दल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा दल सबसे कम जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि भारत में जो एक मान्यता बनी हुई है कि वामपंथी दल जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, बल्कि उसके बदले वर्ग संघर्ष की राजनीति किया करते थे, गरीब और अमीर की राजनीति किया करते थे, श्रमिक और उद्योगपतियों की राजनीति किया करते थे। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि सीपीएम, जो एलडीएफ है, उसकी जो प्रमुख दल है सीपीएम, आपको विश्वास होगा कि हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू कार्ड खेल रही है सीपीएम। आश्चर्य लगा होगा आपको। वैसे जिनकी रुचि राजनीति में है, जो राजनीति को समझते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम तौर पे आम लोगों के लिए यह बात अचंभा करने वाली बात है कि सीपीएम जैसी दल, वामपंथी दल भी धर्म की राजनीति, मतलब हिंदू और मुसलमान कार्ड खेलने की बात कांग्रेस के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करती है। शिवसेना के बारे में लोग कहते हैं कि मराठावाद और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अकाली दल के बारे में लोग कहते हैं कि सिखों की राजनीति करती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के बारे में लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन सीपीएम केरल में वही काम कर रही है। कैसे? अब आप सुनेंगे बयान तो आपको आश्चर्य लगेगा। सीपीआईएम के एक नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी के, उसी पार्टी के जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। इस पार्टी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता है एके बालन। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि अगर यूडीएफ मतलब कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, अगर सत्ता में आ गई तो गृह विभाग जो है ना केरल का, उस पर जमाते इस्लामी कब्जा कर लेगा। जमाते इस्लामी का शासन होगा गृह विभाग पर। अगर यूडीएफ, अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन केरल में सत्ता में आ गई तो जो गृह मंत्रालय है उस पर मतलब जमाते इस्लामी का कब्जा होगा। ठीक है, वही जमाते इस्लामी क्या कह रही है, सुनिए आप। जमाते इस्लामी हिंद केरल के नेता है मुजीब रहमान। ठीक है, मुजीब रहमान कहते हैं कि हमारा वामपंथी दलों से कोई दोस्ती तो है नहीं। गौर कीजिएगा बातें कि किस प्रकार की जातीय धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है केरल में विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीना 4 महीना पहले। ये मुजीब रहमान कहते हैं कि हमारा वामपंथी दलों से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, बल्कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें वामपंथी दल को भी वोट देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं। बात समझिए आप। मतलब वामपंथी दल उनके लिए फर्स्ट चॉइस नहीं है, मजबूरी में वामपंथी दल है। और यहीं से निकल कर आता है सीपीआईएम के हिंदू कार्ड खेलने का कारण समझ में आता है आपको। मित्रों, भारत की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल कुछ भी करेंगे, उसके और प्रमाण में दे रहा हूं। इसी सीपीआईएम के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन के एक बड़े समर्थक हैं इजावा जाति। चूंकि इजावा जो समूह है, समुदाय है केरल में, हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी उसी की है। मतलब लगभग 54% आबादी है हिंदुओं की केरल में। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं। हो सकता है अब जो जनगणना हो उसमें हिंदुओं की आबादी थोड़ी घट जाए, यह संभव है। 26% लगभग जो है वहां पर मुसलमान आबादी 2011 में थी। अब लोग मान के चल रहे हैं कि लगभग 30% की आबादी हो गई होगी मुसलमानों की। 18% क्रिश्चियन ईसाई थे 2011 में।
लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 18% ये जो घटकर जो है 17% पर आ गया होगा। और जो हिंदू 54.554.7% थे 2011 में, लोग मान के चल रहे हैं कि लगभग ये हिंदुओं की आबादी अब केरल में 50% हो गई होगी। अब इसी संदर्भ में एक नटेशन है, नटेशन का एक संगठन है श्री नारायण धर्म परिपालन, श्री नारायण धर्म परिपालन, SNDP शॉर्ट में कहते हैं। और ये रहने वाले हैं कहाँ के? मल्लापुरम के, मल्लापुरम के रहने वाले हैं। मल्लापुरम मित्रों वो जगह है, बहुत ही खतरनाक जगह है। आपको बताएं 1792 से लेकर 1921 ईस्वी तक मोपला विद्रोह का नाम सुना होगा आपने। कई बार हुआ मोपला विद्रोह, कई बार हिंसा हुई, चाहे बात टीपू सुल्तान के जमाने की हो, चाहे बात वो खिलाफत आंदोलन के दौरान हो। मोपला में कई बार हुआ विद्रोह, आप जिससे जो भी कहिए, विद्रोह नरसंहार जो भी कहिए उसको, ठीक है। तो उसी के लिए जाना जाता है ये मल्लपुरम जिला। और वहां पर इजावा समुदाय के नेता हैं, जो मैंने बताया SNDP नाम का एक बड़ा संगठन है इजावा समुदाय का, आप कह सकते हैं कि मतलब लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इजावा समुदाय का। तो ये नटेशन कहते हैं क्या कि 2040 तक केरल जो है मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा, मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। और जब इसके बारे में पूछा जाता है, और इससे पहले भी ये भाई साहब जो है नटेशन, ठीक है, इन्होंने कहा था कि केरल एक ऐसा राज्य है, उस विशेषकर मल्लापुरम में इजावा समुदाय की कोई हैसियत ही नहीं है, अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वहां पर पूरा का पूरा एक अलग देश है मल्लापुरम। ये बातें नटेशन ने कहा कि वहां पर सब कुछ इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार ही चलती है। वहां पर इजावा समुदाय के जो लोग हैं या अन्य इजावा मतलब हिंदू की कुछ चलती नहीं है, वो एक अलग देश ही है, वो पाकिस्तान है। ये नटेशन का बयान था। और जब इन्हीं बयान के बारे में पिनराई विजयन से पूछा गया तो पिनराई विजयन ने कहा कि नहीं, आपको समझने में गलती हुई है। नटेशन का कहने का मतलब यह नहीं था। दरअसल है क्या कि ये जो नटेशन है, वेल्लापल्ली नटेशन, ये वेल्लापल्ली नटेशन CPM के नेता है। और केरल में, केरल की राजनीति में आप एक चीज याद रखिए, 1971 से पहले की केरल की राजनीति और 1971 के बाद की राजनीति में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? देश की आजादी के ठीक बाद, देश की आजादी के ठीक बाद जब मुस्लिम लीग, आपको पता है बंटवारा, देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान, लेकिन भारत में जो मुस्लिम लीग के लोग बच गए उन्होंने बनाया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और उन दिनों कांग्रेस पार्टी को माना जाता था कि ये कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। यही आधार था इंडियन यूनियन जो मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का जो विभाजन कराया था, उसके पीछे मानना क्या था? कांग्रेस मतलब हिंदुओं की पार्टी और मुस्लिम लीग मतलब मुसलमानों की पार्टी। तो यही जब इंडियन IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब केरल राज्य का गठन हुआ उन्हीं दिनों, या फिर जब मद्रास राज्य था उसके अंदर भी 1952 के चुनाव से लेकर अब तक, माने 1971 तक, 1952 से 71 के बीच में जितने भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, चूंकि कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी माना जाता था, हिंदू पार्टी माना जाता था, इसीलिए ये IUML का गठबंधन किसके साथ था? CPM के साथ था। IUML के गठबंधन से साथ सरकार बने, जो चुनाव जीती जाती थी, चाहे वो नंबूदरीपाद 1955 में पहली बार, आपको मालूम है कि दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में सबसे पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार भारत के केरल राज्य में बनी थी और उसके मुख्यमंत्री थे EMS नंबूदरीपाद। ठीक है, और उस चुनाव में भी गठबंधन IUML के साथ LDF का था और यह गठबंधन 1971 तक जारी रहा। कांग्रेस के साथ, UDF के साथ IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको बारे में माना जाता है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है, कोई
अलग नहीं है, वैचारिक रूप से दोनों का मकसद एक है, दोनों का कार्य प्रणाली एक है, दोनों एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को के पूरक हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। जिम्मेवारियां अलग अलग है, कोई जमात इस्लामी में काम कर रहा है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में कर रहा है। और मल्लापुरम वो जिला है मित्रों जहां पर कि 12 विधानसभा सीटें हैं और इन 12 विधानसभा सीटों में 11 सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक हैं और एक सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। तो मल्लापुरम एक सेंटर है जिसके माध्यम से वहां धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और यह धार्मिक ध्रुवीकरण नटेशन के माध्यम से सीपीआई के नेता ए.के. बालन के माध्यम से सीपीएम करा रही है, वाम मोर्चा करा रही है। वाम मोर्चा यह बता रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। अगर 2026 में कांग्रेस पार्टी यूडीएफ चुनाव जीतती है तो गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का पद भी इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मांगेगी। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मांगेगी तो फिर उसका जो असर होगा, असर यह होगा कि गृह मंत्रालय पर पूरा का पूरा पुलिस विभाग जो है वो कंट्रोल करेगी कौन? तो जमात इस्लामी कंट्रोल करेगी और मुख्यमंत्री भी हो सकता है। तो ये कार्ड जो है, और इसीलिए इसी में और जोड़ते हैं कि पाकिस्तान मल्लापुरम माने एक अलग देश है जहां पर कि भारत का कोई कानून नहीं चलता, इजावा लोगों को अपने प्रैक्टिस करने की कोई आजादी नहीं है। 2040 तक केरल मुसलमान बहुल राज्य होगा। ये सब बातें इसीलिए कही जा रही है जिससे कि वहां पर जो 54% हिंदू आबादी है उसका ध्रुवीकरण हो सके। और एक चीज सच भी है, वहां 26% मुसलमान, 11 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं, 18% ईसाई पारंपरिक रूप से कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं। लेकिन विगत दिनों जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है तब से 2 परिवर्तन आया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इजावा समुदाय को सीपीएम से तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। तो एक एसएनडीपी की तरह ही, श्री नारायण धर्म परिपालन की तरह ही, जिसके नेता वेल्लापल्ली नटेशन है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एनडीए के साथ एक इजावा का ग्रुप। वैसे राजनीतिक रूप से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है बीजेपी को इस इजावा की पार्टी के नेता जो तुषार वेल्लापल्ली हैं। तुषार वेल्लापल्ली के साथ 2016 के विधानसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके केरल की राजनीति में अपना आधार को बढ़ाने का लगातार प्रयास करती आ रही है, यह बात सच है। लेकिन अब तक कोई अंकों में आप कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि सीटों के मामले में अब तक कोई बड़ी सफलता या वोट परसेंटेज के मामले में भी बीजेपी को ये बीडीजेएस मतलब भारत धर्म जन सेना, ये इजावा के जो नेता है तुषार वेल्लापल्ली, इनकी पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में। तो भारतीय जनता पार्टी भी इजावा को एक तरफ अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नायर समुदाय को भी अपनी पार्टी से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। और मैं बताऊं, आज आपको सीपीएम की जो पिनराई विजन की सरकार है मित्रों, उसमें 7 नायर मंत्री हैं। 7। आप अनुमान लगा लीजिए कि 140 सदस्यीय विधानसभा में 21 मंत्री हो सकते हैं। 15% के अनुसार 21 मंत्री हो सकते हैं और इसमें 7 केवल और केवल नायर समुदाय से हैं। तो राजनीतिक रूप से कितने ताकतवर है नायर समुदाय केरल में आपको पता है। और इजावा संख्या बल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इजावा वो सेंटर है, वो केंद्र है, अक्ष जिसे हम कहते हैं ना, जिस पर मतलब घूमती है धरती, आप कह सकते हैं, ठीक है, अपने अक्ष पर। तो एक केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द पूरा हिंदू समाज जो है केरल का, इजावा और नायर, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। उसमें चूंकि संख्या बल इजावा के साथ है, इसीलिए चाहे वो वेल्लापल्ली नटेशन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो तुषार वेल्लापल्ली के माध्यम से अपना आधार बढ़ाने का विस्तार कर रही है। लेकिन अभी भी इस चुनाव में भी अब वैसे जो संकेत
निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए उससे तो स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार वहां यूडीएफ की बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की भारी विजय हुई है स्थानीय निकाय के चुनाव में, वामपंथी दलों की जबरदस्त हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना आधार विस्तार लगातार करती जा रही है। यहां तक कि तिरुवनंतपुरम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां 45 वर्षों का जो एक छत्र राज्य था यूडीएफ एलडीएफ का सीपीएम का, उसको सीपीएम को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ने में सफलता प्राप्त की है। तो भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम के बीच हिंदू वोट पाने के लिए एक होड़ भी मच रही है, यह भी एक कारण है। और दूसरा, मुसलमान मत कंप्लीटली एक तरह से कह सकते हैं कि एकजुट है कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ, और यह सबसे बड़ा कारण है। अब देखना है इसमें कि ईसाई मतदाता भी एक फैक्टर है। ईसाई मतदाता वैसे पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहे हैं, मुसलमान भी और ईसाई भी। रेस्ट 1971 के बाद की जो केरल की राजनीति है ना मित्रों, आप देखेंगे कि इधर 15 वर्षों के अंदर केरल में जो सीपीएम के कैडर है उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा रहे हैं कांग्रेस के तुलना में। पहले कांग्रेस के कैडर हुआ करते थे जो पार्टीगत जो एक प्रकार की हिंसा जो केरल की राजनीति का एक अंग बन चुका है कह सकते हैं। तो आज से 10-15 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सीपीएम के निशाने पर हुआ करते थे, लेकिन इधर के 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सीपीएम की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी अधिक बड़ी चुनौती है। क्यों इसलिए चुनौती है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि मान के चल रही है कि मुसलमान वोट तो बीजेपी के साथ आने से रहा नहीं, और मुसलमान 1971 के बाद से, जब से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एलडीएफ छोड़ा 77 के चुनाव से, जब से कांग्रेस के साथ गई, तब से सीपीएम को वहां एलडीएफ को मुसलमानों का 10% से अधिक वोट नहीं मिलता। तो फिर सीपीएम जितने भी चुनाव जीतती है वो सब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से। इसीलिए कई जानकार ऐसा कहते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम, नरेंद्र मोदी और पिनराई विजयन के बीच कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव सीरियसली नहीं लड़ा। इसी कारण से हिंदू ध्रुवीकरण का फायदा, मतलब काउंटर पोलराइजेशन जो मुसलमानों के खिलाफ केरल में हुआ, उसका फायदा पिनराई विजयन को हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी बड़ी चुनौती है देश की राजनीति में सीपीएम की तुलना में। तो लगा ना आपको आश्चर्य कि सीपीएम भी धार्मिक ध्रुवीकरण में किस हद तक जा सकती है। मल्लापुरम में पाकिस्तान बनवाना हो, 2040 तक केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बना देना हो, गृह विभाग पर जमाते इस्लामी का कब्जा हो जाएगा, ये बातें बताना हो। ठीक है, तो ये सब बातें एक तरफ, दूसरी तरफ जमाते इस्लामी हिंद, जिसके बारे में मैंने बताया कि मुजीब रहमान ने जो बयान दिया, तो मुजीब रहमान का एक और बयान है। इस बयान का भी कुछ ना कुछ असर केरल के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। क्या है बयान? उन्होंने बयान दिया कि ये जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव परिणाम से एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के समर्थक को सबक लेना चाहिए। सबक क्या? कि जहां कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ कोई बीजेपी जीतने की स्थिति में हो, वहां पर मत देखो एलडीएफ, मत देखो यूडीएफ, पहला प्रयास होना चाहिए कि बीजेपी को हराने के लिए अगर एलडीएफ को भी वोट देना पड़े, अगर भाषा देखिए, बीजेपी को हराने के लिए अगर एलडीएफ को भी वोट देना पड़े, तो वहां जमाते इस्लामी के समर्थकों को इससे परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का संकेत है। चलिए फिर अगले मुद्दे पर, अगले अंक में, अगले किसी अन्य मुद्दे पर बात होगी, लेकिन आज इस विषय पर आपका विचार क्या है कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।